कानपुर के आईआईए भवन में महिलाओं को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम का जो नाम था उसको रखा गया आरंभ। इसमें उन महिलाओं को मोटिवेट किया गया, उन महिलाओं को जानकारी दी गई कि कैसे वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सकती हैं और कैसे वो बिजनेस के फील्ड में, कारोबार के फील्ड में अपने नाम को आगे बढ़ा सकती हैं और अपना उद्यम इसको लेकर के आज हमारे साथ कविता जी हैं, जिन्होंने करीब 17-18 साल पहले अपना एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया था और आज उसी एनजीओ के जरिए ये कई नए चेहरों को आगे लाती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं कि कैसे वो इस समाज में, इस बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती हैं और कैसे अपने रहन सहन कहें या अपनी आर्थिक स्थिति कहें उसे मजबूत कर सकती हैं। तो हम इन्हीं से सीधे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने काम को शुरू किया और आज इस अंजाम तक कैसे ये पहुंची। तो कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कविता जी, सबसे पहली चीज ये जानकारी लेनी चाहेंगे आपसे कि आपने कैसे अपने काम को शुरुआत किया। बहुत लंबा है ये सफ़र, 17-18 साल लग गए मुझको यहाँ तक आने में और अभी भी मैं अपने को सफल नहीं बोलती हूँ। मैं तो इस प्रारंभ में 2000 में मैंने घर की परिस्थितियों की वजह से हर व्यक्ति कोई ना कोई कदम ऐसा उठाता है कि वो अपने पति का सहयोगी और अपने बच्चों की शिक्षा में कहीं कोई बाधा ना आए, इसलिए ये काम शुरू किया। तो मेरे पास पैसे थे नहीं और परिवार भी, अपने 4 बच्चे थे, 3 बेटी 1 बेटा और पति मेरे सरकारी नौकरी में थे। और कुछ परिस्थितियों में क्या हुआ कि फैक्ट्री बंद हुई, दूसरे कंपनी में जाने से लेकर के नया मर्जराइजेशन होने तक में टाइम काफ़ी लग गया, कम से कम 7 से 8 वर्ष का समय लगा। लेकिन उस बीच मेरे सामने समस्या थी कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिसमें मेरा पैसा न लगे और मैं अपने बच्चों को भी पालूँ और साथ में कुछ कर सकूँ। तो पहला कदम तो मेरा ये था कि मुझे पहले अपने और अपने परिवार को पालना था। तो मैंने सोचा मेरे अंदर हुनर क्या है। हम लोग उस समय कोई प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। मेरा सब्जेक्ट था हिंदी, इंग्लिश और साइंस स्पेशल। मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बहुत मंथन किया तो पता लगा मेरे सारे ही सब्जेक्ट टेक्निकल थे। हिंदी तो, होम साइंस तो, साइंस में सिलाई था, तमाम तरह के SUPW के सब्जेक्ट से बेस्ट आउट ऑफ वेस्टेज के थे। म्यूज़िक तो मेरा टेक्निकल था, मुझे गिटार आता था, मुझे सितार आता था, मुझे हारमोनियम आता था, मुझे ढोलक बजाने आती थी और तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाने आते थे। मैंने कहा मेरे पास ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 11 की हुनर है। ड्राइंग मुझे आती है। इस तरह करके मैंने पहले अपना एक छोटा सा सेंटर डाला, उसका नाम रखा क्रिएटिव हॉबी पॉइंट। क्रिएटिव कविता का क्रिएटिव हॉबी पॉइंट, अपने को मैंने खुद ही नाम दिया क्रिएटिव कविता, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे डिपार्टमेंटल तब हुआ करते थे, ये 2000 के समय ये मॉल तब नहीं थी। तो सन 2000 में डिपार्टमेंटल बहुत स्टोर्स मैंने देखे थे, वहाँ सुई से लेकर 5 तक का हर सामान मिलता था। तो मेरा भी मानना ही था कि जैसे स्कूल में जाते हैं विद्यार्थी 1000-2000 बच्चे वहाँ हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो डिपार्टमेंटल में स्टोर में जाते हैं, वहाँ हर सामान खरीदते हैं। तो एक हुनर का भी एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ जाए वहाँ सब कुछ सीखें और सीखने के बाद वो अपना एक खुद का रोजगार स्थापित कर सके। ये मेरे दिमाग में शुरू से था कि जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आई हैं वो किसी और के सामने नहीं। लेकिन हाँ, ईमानदारी ये थी कि मेरे को ये था कि मैं पहले अपना परिवार पालूंगी, उससे जो पैसे बचेंगे उससे मैं और लोगों को, बहन बेटियों को सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को करते करते मैंने जब अपना एक छोटा सा NGO बनाया जिसका नाम रखा सृजन शक्ति केंद्र। सृजन से मेरा मतलब ही था कि आदमी को हुनर सीख करके कुछ भी सर्जना करके, चाहे क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, मैं पोएट भी हूँ और मैं एक हुनर भी सिखाती, तो सिलाई बुनाई, पेंटिंग, कैसे गिटार, हारमोनियम, ढोलक, मेहंदी रंगोली, ब्यूटिशियन, ये तमाम तरह के हुनर मैं खुद सिखाती थी। उस NGO के माध्यम से मैंने एक नियम बना रखा था कि जो भी NGO की सदस्यता लेता था, एक साल के 450 रुपये सदस्यता शुल्क और उसके साथ उनको 100 रुपया में हुनर सिखा, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं 100 रुपया भी नहीं दे पाती थी तो मैं कैसे औरों को करूँ। तो मैंने कहा ये एक बहुत ऐसा अमाउंट है जो हर कोई खर्च कर सकता है। 100 रुपया महीना, 100 रुपया, आज भी 100 रुपया महीना ही सिखाती हूँ। आज भी 100 रुपया महीना ही हमारे NGO का जो भी मेंबर बनता है हमको 100 रुपया महीना में
3 से 4 महीने का कोर्स होता है सिलाई का, मेहंदी का या फिर ढोलक का। हम ये सारे हुनर सिखाने के बाद उनको कहती हूँ, उनको सर्टिफिकेट देती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अब आप अपना रोजगार स्थापित करने के लिए, जैसे आज आई बनने आई हूँ तो यहाँ पे DI से मिले, वहाँ पे डायरेक्टर से मिले, तो उन लोगों को एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में ले जा करके उनको रास्ता दिखा करके, कई लड़कियों ने मेरा नाम लेकर के बोला। आपने बताया कि हस्बैंड की कमाई जो थी, नौकरी जो थी वो कहीं बंद हो गई, बच्चे थे आपके सामने, लेकिन आज के समय हो, चाहे 10 साल पहले की बात करें, चाहे 20 साल पहले की बात करें, कोई भी काम शुरू करने के लिए कुछ तो पूंजी लगानी पड़ती है, तो वो कैसे आपने इंतजाम? बहुत अच्छी आपने ये बात कही है। पूंजी की बात तो मेरे बात नहीं है। पूंजी 350 रुपए, बल्कि 345 रुपए में 3 बोर्ड बनवाए थे 1.5 बाई 2 के, उस पर नाम लिखवाया था क्रिएटिव हॉबी पॉइंट, और वो हम किराए के मकान में रहते थे मेरठ में, और हमने वो बोर्ड लगा करके और घर से ही लड़कियों को सिखाना शुरू किया। तब चूंकि NGO नहीं था, तो उस वक्त मेरठ में सन 2000 में एक बच्चे की हमको ट्यूशन फीस 450 सिलाई का हो, चाहे ढोलक का हो, चाहे कैसियो का हो, चाहे गिटार का हो, चाहे हारमोनियम का हो, चाहे सिंगिंग हो, क्लासिकल म्यूजिक हो या म्यूजिशियन का हो या रंगोली, हर हुनर को हम सिखाते थे और हर सब्जेक्ट की 450 और पहले ही बैच में मेरे पास 35 से 40 स्टूडेंट आए और तो बहुत सक्सेस हुआ मेरा। जो मतलब एक मकसद था कि बच्चों की फीस ना रुके, बच्चों को मकान का किराया ना रुके, तो वो मेरा मकसद कामयाब हुआ और मैं इस तरीके से आगे बढ़ती गई। तो इसी बीच 6 से 7 वर्ष इसमें निकल गया और जब ये 5 वर्ष निकला 2005 में, जब ये समय निकला तब मैंने NGO डाला और उसके बाद से मतलब हमारे हस्बैंड अपने गवर्नमेंट जॉब को नई कंपनी में उनका क्या बोलते हैं मर्जराइजेशन हो गया था और हमारा घर का काम फिर वैसे ही होगा। लेकिन अब मैं जिस रास्ते पर निकल चुकी थी मैं बैठना नहीं चाहती। तो मेरठ से कानपुर कब आया? मेरठ से कानपुर आए हम सन 2005 और जब 5 में आए तो यहीं पे NGO डाला हमने और यहीं NGO से हमारी फिर एक नई शुरुआत समाज सेवी के रूप में मेरी हुई। आज भी मुझे करीब हमेशा समाज सेवी सोचा कहते हैं और मेरे माध्यम से कुछ गरीबों की मदद अगर निःशुल्क होती है तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। कविता जी एक सवाल यहाँ पे है, NGO का नाम सुन करके लोगों के आम जनता की बात करें या जो भी है उनकी अगर हम बात करें तो NGO का नाम आते ही ये लगता है कि बस ये पैसा कमाने का एक संस्था है। तो इस मिथक को आपने कैसे तोड़ा और अपने NGO की शुरुआत आपने कैसे की? NGO ये बहुत अच्छा बात है, क्या चाहते हैं प्रॉफिट के लिए मैंने सोचा ही नहीं। मुझे आपने कहा कि प्रॉफिट अगर कुछ होता तभी ना आपने NGO बनाया या लोग से कमाई होती है। कमाई तो आज तक नहीं हुई है। मेरा मतलब एक सा था कि गरीब बेसहारा BPL बिलो पॉवर्टी लाइन या एबव पॉवर्टी लाइन जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, खासतौर से मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काम करती हूँ, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुषों में मेरे यहाँ लड़के 10 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के ही बॉयज आर अलाउड, ओनली फॉर गर्ल्स एंड लेडीज हम सारा काम शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो NGO जब मैंने बनाया तो मुझे खुद को भी ये पता था कि गरीबों की सहायता के लिए कुछ आप निःशुल्क काम कर रहे हैं। तो हमने पूरे लोगों को, अपने परिवार के ही लोगों को उसमें जब जोड़ा, उनको सबको कहा कि आप लोग अपने आमदनी का 10वां हिस्सा मुझे दीजिए। जो पैसा नहीं दे पाएंगे उनके लिए मैं जो भी हमारा रॉ मटेरियल लगेगा वो हम अपने पास से जोड़ देंगे। सिलाई में बहुत कुछ लगता है, इंच टेप लगता है, धागा लगता है, सुई लगती है, कैंची लगती है, कपड़ा लगता है। तो ये सारा कहाँ से आएगा? बच्चे पास खुद का ही नहीं है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे और अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सीखा देगा से। तो वो सारी चीज़ें हम अपने पास से देते थे जब हमारे पास थोड़ा सा आया और अब धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा रूप ले लिया। अभी आपने देखा होगा सन 2022 में, ये 2022 से 2021 के भारत सरकार के पोर्टल से मैंने 120 सिलाई मशीनों का अनुदान अपने NGO के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सभी बहन बेटियों को आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए। तो NGO की शुरुआत जब आपने सोची करने के लिए तो आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? पति का? हस्बैंड का कोई रिएक्शन नहीं था। हमको तो बहुत खुशी थी कि तुम इतनी कैसे सोचती हो। उनको लगा कि उनके दिमाग में तो बहुत पसंद है। वो कहते थे तुम जो भी काम कर रही हो बिना पैसे का कभी चलेगा नहीं, परिवार की तरफ से ही होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे बाद में कमाने हैं, पहले मेरे पास मैन पावर आनी चाहिए। और NGO तब चलता है जब लोगों के पास कुछ लोग होते हैं सीखने के लिए, तो कुछ लोग होते हैं सिखाने के लिए। इस मामले में मैं बहुत लगी थी कि मुझे लोग अच्छे मिले मोटिवेट करने के लिए, मुझे लोग अच्छे मिले मेरी मदद करने के लिए, मुझे लोग ऐसे मिले जो मेरे साथ फाइनेंशियली
और नॉन फाइनेंशियल। जिसने पैसा दिया तो उसने समय नहीं दिया, जिसने समय दिया उसने पैसा नहीं दिया। तो हर काम, हर व्यक्ति के काम का निरूपण अलग अलग तरीके का था। आपने अगर 4 घंटे का समय ले लिया क्लास में आकर के, बच्चों को ऐसे लोग थे, रिटायर्ड लोगों को मैंने हायर किया उस अपने एनजीओ के माध्यम से कि आप आइए हमारे यहाँ सिखाइए। नहीं तो फिर मैं 12-13 घंटे सिलाई की क्लास 2 घंटे से कम नहीं होती है, ब्यूटिशियन की क्लास 2 घंटे से कम नहीं, तो 4 घंटे ये हो गए। फिर ढोलक की 40 मिनट की होती है, फिर कैसे गिटार की उनकी सबकी 40 मिनट, मैं खुद सब जानती थी। शुरू में तो मैंने ये सारी चीज़ें अकेले सिखाई। फिर जैसे मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मेरी तीनों बेटियों ने हमारे यहाँ एज ए टीचर काम किया, तो वो सारा कुछ उन्हें सिलाई बुनाई पेंटिंग कैसे सारा बच्चों को सिखाया है। और आज आपको बताऊँ, मैं भारत में ही नहीं, मैं ऑनलाइन के माध्यम से भारत के 21 राज्यों में भारतीय परंपरा पद्धति और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए मैं ढोलक सिखाती हूँ ऑनलाइन। और जिसमें हमारा यूएस भी है, अमेरिका है, यूरोप कंट्री भी है और गल्फ कंट्री भी है, जहाँ मैं भारत के छोड़ के जा चुके जो लोग बस चुके हैं विदेशों में, उनको मैं ढोलक सिखाती हूँ। कहती हूँ कि आप विदेश में हैं, आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा कर रखने के लिए यहाँ की संस्कृति को, मतलब मेरठ से कानपुर, कानपुर से विदेश की धरती तक आप पहुँच गए हैं। तो विदेश की धरती तक आप कैसे पहुँचे? जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हीं रिश्तेदारों के लिए मैंने बोला कि भाई तुम लोग वहाँ रहते हो, तुम लोग वहाँ की नेशनलिटी ले ली है, तो तुम लोग भारतीय परंपरा को कैसे जगाते हो? कैसे तुम बच्चों को मुंडन करते हो, छेदन करते हो, सगाई करते हो, ब्याह करते हो, कैसे करते हो? कहते हम लोग अपने ऐसे ढोलक बजीरा बजाते हो कि क्या हमें आता है, पर हम लोग को ना आप किसी को ऐसा नहीं आया। तो यूट्यूब में देखते हैं कि 2017 में मैंने अपना एक चैनल यूट्यूब में डाला था, क्रिएटिव वेबसाइट के नाम से। तो जब मैंने उस चैनल को देखना, मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ, तो उन्होंने कहा आप ऑनलाइन सिखाती हैं, आप हमसे हमें बताइए। तब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन थे, सैमसंग के छोटे मोटे फ़ोन थे। उस फ़ोन के माध्यम से मैं उन लोगों को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अभी मैं नहीं सिखा पाऊँगी, थोड़ी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए तब मैं उन लोगों को सिखा पाऊँगी। और फिर मैंने ये काम 2018 पहला मेरे को ऑनलाइन पोर्टल बनता, तो 2018 आज तक यही बेनिफिट का था। तो मकसद तभी सृजन का था, सर्जना के माध्यम से लोगों को इस कदर तक आत्मस्वावलंबी बनाना कि वो अपने 4 पैसे कमा सके। एक शर्ट सिले, एक फ्रॉक सिले, एक सूट सिले, एक कुर्ता सिले, एक दुपट्टा सिले, उस पर पेंट करें, उस पर सिलाई करें, उस पर कढ़ाई करें, और इन सब को करने के बाद जो भी वो अर्जित हो उनका अपना डर, सिर्फ यही। एक सवाल और है, अभी आपने देखा यहाँ पे सारे बैंक के अधिकारी थे, DI के अधिकारी थे, और ये सब अधिकारी जो थे, इन लोगों ने बड़े आसानी से बताया कि आप आइए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आसानी से अधिकारियों के पास, बैंक के पास आपके काम जो है वो आसानी से पूरे हो जाते हैं? अगर आप मेरे यहाँ पे आए तो मेरे उनके प्रश्नों को सुना, तो आपने मेरे भी प्रश्नों को सुना होगा कि परेशानियाँ आने हैं और लोन लेने में बैंक के अधिकारी जितनी आसानी से बताते हैं उतनी आसानी से हमें अपनी चीज़ें नहीं मिलती। बहुत खुल करके नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जितना ये दुनिया बहुत रंगीन है, ये दुनिया में दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। मैंने नंगे पैर रह करके संघर्षरत आज तक हूँ और आगे भी रहूँ, और ऐसा संघर्ष मुझे करने का शौक है। पर मैं फिर कहती हूँ कि सब सवाल में नहीं, सूरज की रोशनी में धरती पर नंगे पैर चल करके देखो असलियत क्या है। दुनिया बहुत कठिन है। आगे और क्या प्लान है आपका? आगे यहाँ तक तो पहुँच गई आप? अभी सिर्फ और सिर्फ स्किल करके आत्मस्वावलंबी बनाने का महिलाओं बहन बेटियों का, और ये रास्ता अभी मुझे मिला ही नहीं है। अभी मैं बहुत खुद को अभी स्टैंड अप करने के लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ। तो लोग मेरे को कहाँ से सफल मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ मैं खुद को अपने को साबित करने के लिए अपनी बहन बेटियाँ जितनी को लेकर के आए हैं, जो लोग मेरे साथ आए हैं, वो मुझसे खुद उम्मीद रखते हैं। जब तक एक एक बहन को 10 से 15 हज़ार की आमदनी नहीं मिल जाए तब तक मैं अपनी सफल नहीं। 100 से 200 महिलाएं हैं, उन 100-200 महिलाओं में से सिर्फ 20 महिलाओं को कार्यरत हो रहा है। तो समझिएगा एनजीओ का फायदा ये हुआ कि उस एनजीओ के माध्यम से, जो आपका प्रश्न था कि एनजीओ का फायदा ये हुआ कि एक एनजीओ ने किसी बहन, जरूरतमंद बहन को, बेटी को, माँ को अपना आया पाने में सहायता प्रदान करा, तो वो मेरा बेनिफिट है। अच्छा, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र की बात करें और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, दोनों जगह की महिलाओं में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आती हैं? देखिए, कोई महिलाएं, बल्कि गांव की व्यक्ति अगर आप जाएंगे उनके तक पहुंच नहीं पा रहा। फर्क सबसे बड़ा
उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती, वो हमारी बात अपने तक नहीं पहुंचा पाते। और शहर में हमारे पास साधन है तो हम कभी समाज की वजह से, कभी परिवार की वजह से और कभी अपने साधन की वजह से अपनी बात ही नहीं है। तो ये रास्ता अभी लंबा है और आगे और भी लंबे रास्ते को तय करना है, लेकिन घर की कठिनाइयों को देखने के बाद और उसे झेलने के बाद एक एनजीओ की शुरुआत करना और उसे एक सफल मुकाम तक पहुंचाना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। और शायद कविता जी ने ये साबित कर दिया है, लेकिन अभी ये थकी नहीं है और ये अभी रुकना नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें अभी और लंबा रास्ता तय करना है।